हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। हमने अब तक पूरा पढ़ा था अपना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि हमारे पूरे हो चुके थे। कल कविताएं जो कोर्स में थी आपकी वो पूर्ण हो गई। आज हम पढ़ेंगे नए कवि हमारे सुमित्रा नंदन पंत। तो पंत को पढ़ने से पहले हम उनका परिचय पढ़ेंगे कि वो उनकी किताबें कौन सी थी, वही उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व। तो जो आपके छोटे प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं सबसे बनते हैं। तो देखते हैं हम कि उनके परिचय में क्या है। प्रकृति के सुकुमार कवि, क्योंकि ये अल्मोड़ा में पैदा हुए थे इसलिए प्रकृति के गोद में ही पले थे। और प्रकृति के सुकुमार चितेरे, प्रकृति के चितेरे कवि भी कहते हैं इनको। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कासोनी नामक गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। बाल्यकाल में अल्मोड़ा के पर्वतीय सौंदर्य अवलोकन का उन्हें पर्याप्त अवसर मिला। शायद इसीलिए प्रकृति के प्रति उनका गहरा अनुराग हो गया। बचपन से ही वे एकांत प्रियता, शांति प्रिय स्वभाव के थे तथा उन्होंने कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकराचार्य, गांधी, अरविंद, शेली कीट्स आदि के साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनके कवि पर इन सभी का प्रभाव परिलक्षित होता है। 1921 में गांधी जी के आह्वान पर पंत जी ने अध्ययन छोड़ दिया था। 1916 ईस्वी में उन्होंने गिरजे का घंटा शीर्षक कविता लिखी। शायद यही उनकी प्रथम कविता थी। तब से मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक मृत्यु पर्यंत वे काव्य सृजना में लीन रहे। उन्होंने नाटक भी लिखे, काव्यालोचना भी लिखी, किंतु पंत जी मूलतः कवि ही हैं। उच्छ्वास ग्रंथि, ये उनके काव्य ग्रंथ है। उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन उनके प्रारंभिक काव्य संग्रह हैं, जिनकी कविताओं में पंत जी का प्रकृति प्रेम अपने शिखर पर है। प्रकृति के जितने मनोरम चित्र इन कविताओं में पंत जी ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, संत शिखर, वाणी, पतझड़, चितंबरा आदि काव्यों की कविताओं में पंत प्रगतिशील चेतना के कवि के रूप में सामने आते हैं। यानी पहले जो था उनका पड़ाव वो उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, वो उनका है, वो प्रकृति का था। दूसरा है वो उनका प्रगति चेतना का था में प्रकट होते तथा अभावग्रस्त जनता के पक्ष में अपने काव्य का स्वर मुखरित करते हैं। लोकायतन तथा सत्यकाम उनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं तथा लोकायतन महाकाव्य में वे अरविंद दर्शन की उनको काव्याभिव्यक्ति देने का प्रयास करते हैं। किंतु इस महाकाव्य का चिंतन पक्ष जितना गंभीर तथा सघन है, कला पक्ष उतना ही कमज़ोर है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे शब्दों तथा विचारों से कविता रच रहे हैं जो भाव शून्य हैं। कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य में वे प्रयोगशील प्रवृत्ति के साथ अवतरित होते हैं, पर यहाँ भी उनकी कविताएं सायासता के कारण कमज़ोर ही हैं। यानी ज़बरदस्ती जैसे कविताएं उनसे लिखवाई गई हों वैसे ही उनकी कला और बूढ़ा चांद की कविताएं लगती हैं। विषय एवं शैली की दृष्टि से पंत जी की काव्य साधना सदैव गतिशील रही हैं, किंतु पंत जी का असली कवि या तो प्रकृति चित्रण संबंधी कविताओं में पूरी कलात्मकता के साथ मुखरित हुआ है या सामान्य जन की पीड़ा को वाणी देने वाली कविताओं में। बाद में पंत जी कवि कम चिंतक अधिक होते चले गए, जिसकी कमज़ोर अभिव्यक्ति हम उनके महाकाव्य लोकायतन में देखते हैं। किंतु पंत जी की महत्ता प्रमुख छायावादी कवि के रूप में अक्षुण है तथा छायावादी युग में उन्होंने हिंदी कविता को नई अभिव्यक्ति भंगिमा प्रदान की थी। उनकी कविता की गीतात्मकता अत्यंत दुर्लभ है और उनकी मृत्यु हुई थी 1977 ईस्वी में। तो ये तो था पंत जी पर छोटा सा एक परिचय। अब हम पंत जी की कविता की कुछ बंद पढ़ेंगे और बड़ी सुंदर सी कविता है मौन निमंत्रण। प्रकृति के माध्यम से वो कहते हैं, न जाने कौन मौन है जो मुझे निमंत्रण दे रहा है, बुला रहा है। तो जब संसार सोया है, पहले ही बंद में वो कहते हैं संसार एक सोया है, सुखद सपनों में खोया है, तब न जाने मुझे कौन इन तारों के बहाने निमंत्रण दे रहा है, बुला रहा है। तो स्तब्ध ज्योतना में कविता का शीर्षक है मौन निमंत्रण। जब स्तब्ध ज्योतना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। अब कवि पंत यहाँ कहते हैं कि जब चांदनी स्तब्ध ज्योतना से में जब संसार, जब चांदनी से व्याप्त सुनसान रात में संसार उसका सौंदर्य और सूनापन देखकर चकित रहता, शिशु सा नादान देखकर नादान बच्चे की तरह चकित सा रहता है।
और विश्व की पलकों पर सुकुमा और संसार के निवासियों की पलकों पर अनजान एवं स्वप्न करते रहते हैं, विचरते हैं जब स्वप्न अजान न जाने नक्षत्रों से कौन। या फिर कहें इस पूरे पद में कि संसार के निवासी सुनहले स्वप्नों में डूबे रहते हैं जब रात्रि में, तो न जाने कौन मुझे तारों के बहाने से चुपचाप अपने पास बुलाने का निमंत्रण देता है। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। और यही यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। और भाव इस पद का यही होगा कि जब रात में चांदनी खिली होती है, तारे चमकते रहते हैं और पूरी पृथ्वी के निवासी गहरी नींद में सोए रहते हैं, तब मुझे उस अज्ञात तथा असीम सत्ता का आभास देते हुए न जाने कौन अपने पास बुलाता है। यहाँ पर उपमा अलंकार है और छायावादी शैली का प्रयोग हुआ है। अगला बंद है, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। अब यहाँ पर वो वर्षा ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि बरसात हो रही है तब वो कैसा है कि कवि वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, जब आकाश में घने बादल छाए रहते हैं, सघन मेघों का भीमाकाश, जब बादलों से आकाश भरा रहता है या भर जाता है और आकाश भयंकर गरजता है, तब तमसाकार और अंधकार में गर्जना करता हुआ, तब चारों ओर अंधकार छाया रहता है। दीर्घ भरता समीर निश्वास, ऐसे वातावरण में हवा किसी वियोगिनी की गहरी सांसों के समान प्रबल झोंकों में प्रवाहित होने लगती है। यानी किसी गृहिणी के समान वो गहरी सांसें लेने लगती है, तेज हवाएं चलती हैं। प्रखर झरती जब पावस धार, और तेज है परिणाम से मूसलाधार बरसात होने लग जाती है। प्रखर मतलब तेजी से धरती पर है वो मूसलाधार वर्षा होती है। न जाने तपक तड़ित में कौन, तो ऐसे परिवेश में न जाने कौन तीव्रता से चमकता हुआ उस बिजली के माध्यम से मुझे नूतन संदेश और संकेत प्रेषित करता है। तो यहाँ ये कवि कहता है, और इसका भाव ये होगा कि आकाश, कवि को आकाश, उसमें होने वाली गर्जना, समीर का श्वास प्रश्वास छोड़ना और वर्षा ऋतु की तीव्र धारा जैसे मानो कोई न कोई संकेत, संदेश और रहस्यात्मक संदर्भ प्रेषित करते रहते हैं। अगला है, उन्होंने देखा है फिर, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेश मुझे भेजता मौन। ये वसंत ऋतु का वर्णन किया है उन्होंने कि कवि पंत कहते हैं कि देख वसुधा का यौवन भार, संपूर्ण पृथ्वी पर वसंत ऋतु की सुंदरता को, उसकी मधुरिमा को छाते हुए देख करके गूंज उठता है जब मधुमास, तब ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी यौवन और सौंदर्य के भार से झुक गई है। विदुर यौवन के भार से झुक गई है, यानी चारों ओर जैसे मानो बसंत ऋतु में प्रकृति ने अपना श्रृंगार कर लिया हो, तो वही उस पर युवावस्था छा गई हो। इतना ही नहीं, बसंत ऋतु में भोरे भी विदुर उर्के से मृदु उद्गार, गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास। बसंत ऋतु में भोरे भी जब पुष्पों के आसपास मंडराते हुए गुंजार करते रहते हैं, तब वातावरण अत्यंत सुंदर और मोहक हो जाता है। तो बसंत ऋतु में विधुर के से मृदु उद्गार, ऋतु में वियोगी जनों के हृदय में उसके उद्दीपनकारी प्रभाव से उसी प्रकार कोमल भाव उद्भर आते हैं जिस प्रकार बसंत में विविध रंगों और गंधों से युक्त फूल खिलते हैं। कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, गहरी सांस भरते हुए फूल भी जब खिल जाते हैं। न जाने सौरभ के मिस कौन, अब वो कहते फूल जब खिल जाते हैं तब बसंत ऋतु में इन पुष्पों से चारों ओर जो सुगंध फैलती है, किंतु ऐसे मोहक और मादक वातावरण में वियोगी मनुष्यों के हृदय में दुख की सांसें चला करती हैं। कवि अनुभव करता है कि उस समय बसंत ऋतु में खिले पुष्पों से फैली हुई सुगंध के बहाने से न जाने कौन मुझे संदेश भेजता है। यहाँ भी उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है। अगला बंद होगा, शुद्ध जल शिखरों को जब वात, सिंधु में मथकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरी देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। यहाँ पर उन्होंने कवि पंत है वो आगे
समुद्र से उठने वाली लहरों के बारे में कहते हैं कि कवि पंत कह रहे हैं कि जब वायु सागर की लहरों की चोटियों को मथकर उनमें झाग पैदा कर देती है तथा बुलबुलों का एक व्याकुल संसार बनाकर उसे अनजाने ही नष्ट कर देती है। बुलबुले वो, बुलबुल वो नहीं है गाने बोलने वाली पक्षी, यहाँ बुलबुले मतलब पानी के बुलबुले, तो उनको है एक व्याकुल संसार बनाकर अनजाने ही नष्ट कर देती है। तब न जाने लहरों से अथवा लहरों के बहाने से अपने हाथ ऊपर उठाकर चुपचाप मुझे कौन बुलाता है। कि अब यहाँ पर यह है कहने का भाव कि जब सागर में लहरें उठती है तो उन्हें देखकर कवि को ऐसा आभास होता है जैसे लहर रूपी अपने हाथों से संकेत करके वह असीम सत्ता मुझे अपने पास बुला रही है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे उठा तब लहरों से कर कौन में लहर रूपी का अर्थ लेने से रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार पूरे पद में है। और बुलबुलों को इन्होंने संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन भी दर्शाने की कोशिश की है। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।